नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपको करना ही करना है हर हाल में। 2 लाइन लिखी मैंने। सफलता चमत्कार नहीं, अथक मेहनत और मजबूत इरादों का प्रतिफल है। पहला प्रश्न बन रहा आपका, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? मैंने बताया था बांग्लादेश के साथ। कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। ये तो एमपीपीएससी का प्रश्न है और एक 11वीं की परीक्षा में भी पूछा जाता है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात कौन सी है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। और यदि वो यहाँ पर पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत विश्व का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ मिलाती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। प्रवाल निर्मित द्वीप समूह का क्या नाम है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप है। प्रवाल निर्मित द्वीप समूह का क्या नाम है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। प्रवाल निर्मित एक जीव होता है प्रवाल, समुद्री जीव, उससे इन द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर जल हो, उसे हम द्वीप समूह कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। कॉर्बी एंगलोंग का पठार किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आप भी ऐसे नोट्स बनाओ, मतलब पढ़ने के साथ साथ में लिखकर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, इनका उत्तर आपको याद है कि नहीं है? जैसे मैंने बोला, रिक्त घाटियों में कौन सी नदियाँ बहती हैं? अब बताओ कौन सी नदियाँ बहती है? पता आपको? तो नर्मदा और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों हैं जो रिक्त घाटी में बहती हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी? अरावली। कौन सी है? अरावली। कौन से राज्य में? ठेठ राजस्थान से दिल्ली की राजहरा की पहाड़ियों तक फैली हुई है। हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर। कयाल क्या है? कयाल एक झील है। कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है। कयाल क्या है? कयाल एक झील है। ज्वालामुखी झील भी होती है ना। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? देखो, भारत की जो लंबी तटरेखा है, तटरेखा मतलब ये किनारों वाली जो रेखा है, ये वाली, इसका क्या प्रभाव है? ये बहुत आइम्पिक प्रश्न है 11वीं का। कि देखो, इसमें विदेशी व्यापार में सहायक है। मतलब हम समुद्री मार्ग से व्यापार करते हैं। बहुत सारे देशों से हम बंदरगाहों से, समुद्र से जुड़े हुए हैं। मत्स्य उत्पादन में सहायक। सही बात है। अब यह हमारी तटरेखा है तो हम यहाँ मछली का पालन बहुत करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न भोजन है वो मछली और चावल है ना। तो हमारी मछली से भी बहुत सारे खाद्यान्न की पूर्ति होती है। बड़े पैमाने पर बंदरगाहों का विकास हुआ है। बंदरगाह मतलब जहाँ पर जहाज आकर रुकते उसे हम बंदरगाह कहते हैं, और बड़े पैमाने पर उनका विकास हुआ है। तो इस प्रकार इनका महत्व है। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार लिखे। बहुत आइम्पिक प्रश्न है, साल भर पढ़ा आपने, और आपने पढ़ा है तो आप बोल के भी देखिए। 8 डिग्री, इसको डिग्री कहते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जम्मू कश्मीर वाले हिस्सा आ जाएगा यहाँ आ जाएगा तमिलनाडु वाला। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है, और ये 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? बिल्कुल सिंपल है कि भारत की लंबी तटरेखा के प्रभाव निम्न है। विदेशी व्यापार में सहायक, हम बहुत सारे समुद्री मार्गों से जुड़े हैं। मत्स्य उत्पादन में सहायक, बड़े पैमानों पर बंदरगाहों का
विकास। बंदरगाह क्या है? जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं। तो ये तो प्रश्न हो गया आपका ये। और एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, ये जो मैंने बताया था रिप्त घाटी, भारत की सबसे, ये यहाँ पर है ना, पूर्व से पश्चिम की रिप्त घाटी में कौन सी नदियाँ बहती हैं? 2 नदियाँ। हाँ, तो रिप्त घाटी में 2 नदियाँ बहती है, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। तो देखो ताप्ती के ऊपर ये नर्मदा नदी है ना, इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा पर्वत है। अब इन दोनों पर्वतों के यहाँ किनारे हैं और उस किनारों में नर्मदा का जल बहुत तेज गति से बहता है, इसलिए इसे दबंग नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबंग नदी। विंध्याचल ऊपर है, सतपुड़ा नीचे है और बीच में बड़े सुंदर दृश्य से नर्मदा नदी बहती है अपने तेज बहाव के साथ। इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि इसको डेल्टा के लिए जगह ही नहीं मिलती, ये सीधे समुद्र में जाके गिरती है। लोकताक झील किस राज्य में है? ये एक प्रश्न है। ये मणिपुर में है। ये तैरता उद्यान भी है इसमें, मणिपुर में। करेवा भू आकृतियाँ कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में करेवा आकृतियाँ होती है, वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीरपंजाल श्रेणी के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। ये कश्मीर घाटी से लोग दूर दूर से पर्यटक आते हैं यहाँ पर देखने। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियों के नाम बताओ। ये भारत में ही है, बल्टोरो और सियाचिन। ये हिमानी नदियाँ हैं, बर्फ की नदियाँ जो कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलट झील, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में सबसे मीठे पानी की झील है। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा किस क्षेत्र में है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। दून क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मेंस की परीक्षा में पूछा गया था, पीएससी के मेंस में पूछा गया था 2 नंबर में। तो शिवालिक श्रेणी को लघु हिमालय से, ध्यान से सुनना, शिवालिक श्रेणी को लघु हिमालय से अलग करने वाली अनेक लंबाकार घाटियां हैं ये स्थित है, जिन्हें पश्चिम में दून, जैसे देहरादून, देहरादून भी घाटी पे बसा हुआ है, और पूर्व में द्वार कहते हैं। लंबाकार घाटियां हैं ये। दून जिसे पश्चिम में देहरादून और पूर्व में हरिद्वार, पठान दून, ऐसे अलग अलग नाम है इन क्षेत्रों में। तो शिवालिक श्रेणी और लघु हिमालय, तो मतलब जब हम हिमालय पढ़ते तो ये महान हिमालय है ना, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी, इन दोनों के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बांगर प्रदेश किसे कहते हैं? तो बांगर प्रदेश, पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर प्रदेश कहते हैं। देखो बिल्कुल छोटा सा, आप खुश हो जाओगे छोटा सा उत्तर देख के, है ना, जहाँ पे छोटा उत्तर है बच्चे खुश हो जाते हैं कि बहुत छोटा उत्तर है। तो बांगर प्रदेश किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर प्रदेश कहते हैं। ये कम उपजाऊ होते हैं, ये अधिक उपजाऊ नहीं होते। यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। खादर प्रदेश किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ मैदान को खादर प्रदेश कहते हैं। इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है ना, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, इसलिए नई मिट्टी का जमाव हो जाता है। तराई प्रदेश किसे कहते हैं? तराई मतलब तैरना। अदृश्य रूप में प्रवाहित जलधाराएं पुनः धरातल पर प्रकट होती से तराई प्रदेश कहते हैं। मतलब नदियों का जल धरातल पर तैरने लग जाता है, इसलिए हम इसको तराई प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश किसे कहते हैं? शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढलानों पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरली बलुई मिट्टी के निक्षेप को भाबर प्रदेश कहते हैं। ये भाबर प्रदेश वही है कि जैसे मान लो ये हिमालय है, यहाँ से नदियाँ आ रही, तो देखो जहाँ ढाल रहेगा ना वहाँ पर नदियाँ क्या होगी? तेज गति से बहेगी। सही बात है ना, जहाँ ढाल है तो तेज गति से बहेगी। अब जैसे ये हिमालय की नदियों का पानी मैदानों में आएगा तो इनका बहाव, क्या, पानी फैलने से बहाव कम हो जाएगा। और इसके साथ में जो कंकड़ पत्थर लाते हैं, 8 से 12 किलोमीटर की एक पट्टी है, वहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर का वो है, तो ये नदियों का पानी इन कंकड़ पत्थर में दिखाई नहीं देता है, तो इसे तो कहते हैं हम भाबर प्रदेश। और वापस धरातल पे यहाँ आकर दिखाई देने लगता है, इसे हम कहते हैं तराई प्रदेश। भाबर, तराई, भांगर और खादर, ये क्रम है। ये मेंस के लिए भी है, क्या, भाबर, तराई, भांगर और खादर, एक क्रम है ये जहाँ पर पूछा जाता है। तो ये चारों में से एक प्रश्न 100% आएगा और कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो भांगर प्रदेश, पुराने जलोढ़ मैदान को भांगर प्रदेश कहते हैं।
खादर प्रदेश, नवीन जलोढ़ मैदान को खादर प्रदेश कहते हैं। तराई प्रदेश, नदियों का जल पुनः धरातल पर दिखाई देता है उसे हम तराई प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश, जहाँ पर नदियों का जल कंकड़ पत्थर का दिखाई नहीं देता है उसे हम भाबर प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार आपको इनका रिवीजन करना होगा। अब देखो 3 नंबर का एक प्रश्न है, हिमालय का महत्व बताइए। ये तो आप 9th क्लास से पढ़ रहे होंगे और पहले से पढ़ रहे होंगे, हिमालय का महत्व बताइए। तो हिमालय का महत्व निम्न है। हिमालय भारत की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की जलवायु को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे देखो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको आने से वो रोकता है। अगर ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती तो यहाँ की जलवायु कुछ और होती। तो हिमालय भारत की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड, फिर अब आप सोच रहे हो कि ठंड से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठंड से हमारी फसलें जल जाएगी, फसलों का उत्पादन नहीं होगा। तो ये हिमालय हमारी फसलों के उत्पादन में सहायक होता है। विदेशी आक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। कोई भी देश आसानी से हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि चढ़ाई करना पड़ेगा। हिमालय क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम होता है, सही बात है। एक तरफ सिंधु जा रही, एक तरफ ब्रह्मपुत्र जा रही, यहाँ से गंगा बह रही, तो बहुत सारी नदियों का भी उद्गम है और ये साल भर यहाँ की नदियों में पानी रहता है। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। और पुराने समय में ऋषि महात्माओं ने भी यहाँ पर बैठकर तपस्या की है। तो भी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, रमणीय स्थल है और धार्मिक स्थल भी है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे स्थल, वैष्णो देवी, अमरनाथ, ऐसे स्थल भी यहाँ पर हैं। धार्मिक दृष्टि से भी लोग यहाँ पर जाते हैं, इससे भी इसका महत्व बढ़ जाता है। अब मैंने अगला प्रश्न 3 नंबर का, प्रायद्वीपीय पठार की 3 विशेषताएं लिखिए। अब प्रायद्वीपीय पठार में अनेक खनिज भंडार पाए जाते हैं, कोई रटने वाली बात नहीं है। खनिज भंडार पाए जाते हैं। बहुत सारे कृषि कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है, नदी डेल्टा, बहुत अधिक उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती हैं। तो और यहाँ भूकंप भी कम आते हैं क्योंकि कठोर चट्टान से बना हुआ है। तो इस प्रकार मैंने आपको 2 यूनिट के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इन प्रश्नों को आप पढ़िए क्योंकि परीक्षा आपकी भी बहुत नज़दीक आ गई है। और अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए, चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और आगे अगला वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो इस प्रकार 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपना अगला यूनिट रहेगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट पढ़ेंगे। अब हमारे पास टाइम नहीं है, पर इन प्रश्न आप खूब पढ़िए, पर इन प्रश्नों को अच्छे से कर लो कि परीक्षा में आएंगे तो मैं यही प्रश्न करूँगा इस हिसाब से। थैंक यू।